आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 12 का संबंध 18 से दिया है उसी प्रकार 10 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि इस 12 से 18 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 10 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या हमारे पास यहाँ पर छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर 12 से 18 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 12 में 6 प्लस करके बताया। ठीक है, 12 में कितना 6 प्लस करके बताया है। अगर हम सेम तरीके से 10 का बताते तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी 6 प्लस कर लेंगे। जब हम 10 में 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये ट्रिक यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप लॉजिक को समझिए। अगर हम यहाँ पर 12 का 2 गुना करते हैं तो 12 का 2 गुना कितना होता है, तो 12 का 2 गुना होता है 24। ठीक है, कितना होता है 24। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 18 लाने के लिए क्या करेंगे, 12 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ पर 18 दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम 10 का बताते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 10 का 2 गुना करेंगे सेम तरीके से। तो 10 का 2 गुना कितना होता है, तो 10 का 2 गुना होता है 20। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर 12 का आधा करा था तो यहाँ पर भी हम 10 का आधा करके क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो 10 का संबंध किससे होगा, 15 से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझते हुए चलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में 2 हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा है, या फिर किसी का घन लिखा है, या फिर सम संख्या लिखी है, या फिर विषम संख्या लिखी है, या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम संख्या को देखेंगे तो आपको पता है दोनों संख्या एक साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 123 फिर 110 फिर 121। ठीक है, यानी कि 2 जोड़े में संख्या बन रही है, तो हमें भी यहाँ पर जोड़े में ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारी घटी है फिर बढ़ी है। तो जब संख्या घटती या बढ़ती है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आपको पता है एक छोड़ के एक देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन जोड़ों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर 123 से 123 के जोड़ों को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 123 का जोड़ा है। अगर हम एक छोड़ के एक देखेंगे तो फिर हम इन 2 संख्याओं को देखेंगे। तो यहाँ पर इससे अगर हम यहाँ पर जाते हैं 121 की ओर, 123 से 121 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर -2 हो रहा है। ठीक है, अगर हम सेम तरीके से यहाँ पर 110 जोड़े को भी देखेंगे और यहाँ पर हमें अगली संख्या बताना है, एक छोड़ के एक। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 110 से आगे जाएंगे। तो जैसे अगर यहाँ पर -2 हुआ तो यहाँ पर हम सेम तरीके से -2 को कर लेंगे। तो 110 में से 2 को माइनस कर दे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको होगी 108 क्या होना चाहिए, 108। ठीक है, क्या होना चाहिए, 108। तो ऑप्शन में देखिए 108 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को YIZRM लिखा और कोच को XL ZXS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं क्या लेटर का कोड लेटर ही दिया है, फिर संख्या दिया है, फिर चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर हमें लेटर का कोड लेटर ही दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें लेटर का कोड लेटर ही दिया है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अल्फाबेट में या तो माइनस प्लस या फिर हम क्या करते हैं विपरीत देखते हैं, या फिर हम क्रॉसिंग मेथड भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बी से यहाँ पर वाई की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बी से वाई मतलब आपको पता है बी का विपरीत क्या है, वाई है, तो यहाँ पर वाई दिया है। अब देखिए आर से हम आई को देखेंगे तो आर का विपरीत आपको पता है आई होता है और यहाँ पर आई दिया है। ए का विपरीत जेड होता है, जेड यहाँ पर दिया है। आई का विपरीत आर होता है तो यहाँ पर आर दिया है। एन का विपरीत एम होता है तो यहाँ पर एम दिया है। मतलब यहाँ पर कुड क्या बना है, इनका विपरीत बना है। ठीक है, तो आपको अल्फाबेट में विपरीत भी याद होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद अगर हम यहाँ पर कोच का सेम पता करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए सी का विपरीत एक्स है तो एक्स दिया है। ओ का विपरीत एल, यहाँ पर एल है तो एल भी दिया है। ए का विपरीत जेड है तो यहाँ पर जेड दिया है।
सी का विपरीत एक्स है तो यहाँ पर एक्स दिया है, और एच का विपरीत एस है तो यहाँ पर एस भी दिया है। यानी हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, हमें यहाँ पर क्या करना, लेटर का विपरीत बताना है। अगर आपको विपरीत अभी तक याद नहीं है या विपरीत नहीं पता है तो आपको क्या करना है, ए से लेकर आपको क्या करना है यहाँ पर एम तक, ठीक है, ए से लेके एम तक आपको ABCD लिखना है। फिर आपको वहीं से नीचे से एन से लेके पीछे वापस से जेड तक लिखना है। तो ये एक दूसरे के जो भी आमने सामने होंगे वो सारे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे और आप इनको याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम तरीके से इनका विपरीत पता करते हैं। तो सबसे पहले ई का, तो ई का विपरीत आपको पता है क्या होगा, वी होगा। उसके बाद एन का क्या हो जाएगा, तो एन का हो जाएगा एम। उसके बाद टी का क्या होगा, तो टी का होगा जी। उसके बाद आर का क्या होगा, तो आर का होगा आई। उसके बाद वाई का क्या होगा, तो वाई का होगा बी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे वी एम जी आई बी, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आप हर प्रश्न में लॉजिक को समझते हुए चलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए 4 संख्या समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें संख्या समूह है, ठीक है। इनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है लेकिन एक असंगत है, उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि 3 विकल्प एक जैसे लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर हमें संख्या दी है, ठीक है। तो संख्या में देखिए यहाँ पर पहली संख्या हमारी छोटी है और उससे दूसरी संख्या बड़ी है। यहाँ पर भी पहली संख्या छोटी, दूसरी संख्या बड़ी, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग या घन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो 361 है, ठीक है, ये क्या है, तो ये 19 का वर्ग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर यानी यहाँ पर 19 का वर्ग दिया है, अगर यहाँ पर 23 की बात करेंगे तो 23 का भी यहाँ पर वर्ग होना चाहिए, लेकिन 23 का वर्ग तो यहाँ पर 539 यानी कि 529 होता है, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ पर वर्ग नहीं है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वर्ग नहीं है, यहाँ पर वर्ग है। फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 28 का वर्ग 784, मतलब ये भी सही है, ठीक है। क्या है, तो ये भी सही है कि 28 का वर्ग 784 होता है, मतलब यहाँ पर भी इसका वर्ग दिया है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 17 का 289, मतलब ये भी इसका वर्ग दिया है। लेकिन यहाँ पर 23 का वर्ग 529 होता है, इसका वर्ग क्या होता है, 529 होता है, मतलब ये वर्ग दिया, यहाँ पर वर्ग दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा इनसे अलग है, तो यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, असंगत होगा, और ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर 3 शब्द दिए, ठीक है, और इन शब्दों का कौन सा वेन आरेख जो कि सही ढंग से दर्शाता है ये हमें बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बीच में आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको परसा ईर्ष्या क्या है, भय क्या है और भावना क्या है, तो आप जानते हो, ठीक है। फिर आपको प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो ईर्ष्या का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ईर्ष्या का डायग्राम बना लिया, तो ये हमने उसका डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है भय। अब भय का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि आपने ईर्ष्या का डायग्राम बनाया कि इनका भय से कोई संबंध है या नहीं है। तो इन दोनों शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या अलग होती है और भय अलग होता है, ठीक है। ईर्ष्या मतलब क्या होता है, तो यानी कि हम किसी पे क्या करते हैं, जलन फील करते हैं, ठीक है। तो भय मतलब डर होता है और ईर्ष्या मतलब जलन होती है, मतलब अपन किसी पे क्या करते हैं, जलते हैं। तो ये दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, दोनों का तो अलग अलग बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है भावना। अब भावना का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर भय और ईर्ष्या का डायग्राम बनाया कि इनका भावना से कोई संबंध है या नहीं है। तो जो ईर्ष्या है, ठीक है, ईर्ष्या क्या है, तो ये एक हमारे एक जलन करने वाला, या अपन किसी पे जलन करते हैं तो ये भी एक क्या है, भावना के अंदर आता है। और भय भी एक डर है, तो ये भी एक भावना के अंदर आता है। तो दोनों की दोनों भावना के अंदर आएंगे तो भावना का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे बाहर बनेगा, मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हर प्रश्न को क्या करना है, आपको लॉजिक समझना है और प्रश्नों में वीडियो को रोककर सोल्व करने की भी कोशिश करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 पैटर्न दिए, ठीक है, समान तरीके से, और इनमें हमारे पास यहाँ पर 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अध्ययन करना है कि जो ऊपर स्टार है, ठीक है, इनमें जो संख्या लिखी है दोनों पैटर्न में, ये कैसे लिखी ये हम पता कर दें, ठीक है। तो आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझिए।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को लाने के लिए इन दो संख्याओं के साथ हमेशा कुछ करें कि हमें ऊपर वाली संख्या मिले। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 12 से 1 की ओर जाएंगे तो छोटी संख्या है, 3 से इधर जाएंगे तो ये बड़ी हो गई। यानी इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं को प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखिए 12 और 3 को आपस में जोड़ देते तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15। और ऊपर देखेंगे अगर हम यहाँ पर तो ये 15 ही दिख रहा है। यानी कि पहले अक्षर को यहाँ पर, पहले संख्या को यहाँ पर लिखा है, दूसरे को यहाँ पर लिखा। क्या ये सेम तरीके से दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में देखिए अगर यहाँ पर भी सेम तरीके से जोड़ देंगे तो 12 9 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 12 9 हमारे पास 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21। और यहाँ पर भी पहली संख्या को यहाँ पर लिखा, दूसरी संख्या को यहाँ पर लिखा। यानी यहाँ पर हमारे पास देखिए जोड़ के जो संख्या आती है उनको क्या करना, ऊपर वाले स्टार में अलग अलग लिखना, वैसे ही। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह की जब की संख्या को बता देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें संख्या को सबसे पहले नीचे वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 14 8 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 14 8 होते हैं 22। कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, तो 14 8 कितने होते हैं, 22 होते हैं। और हम क्या करेंगे, इनको ऊपर उठा के लिख लेंगे। तो पहले स्टार में 2 होगा, दूसरे में भी 2 होगा। तो ऑप्शन में 2 2 देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ये पिछली एनटीपीसी में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर बस प्रश्न के सोल्व करने के बस लॉजिक समझ दिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अवस्था दी गई है, संख्या 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब ये हमारा पासे का प्रश्न है और मैं आपको बताया था कि जब भी आपको एक से अधिक पासा दिया जाता है तो वहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कल के प्रैक्टिस सेट में। अब यहाँ पर अगर हम इन पासों में कॉमन देखते हैं तो हमें यहाँ पर दोनों पासों में कॉमन संख्या नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, जब आपको दोनों पासों में कॉमन संख्या या चिन्ह नहीं दिखते, भागी चिन्ह तो नहीं मिलेंगे लेकिन संख्या मिलेगी, तो आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना होगा कि पासा मानक है या फिर सामान्य पासा है। अब मानक पासा कैसे देखते, तो मानक पासा वो होता है जिसका योग कितना होता है, तो आप कहोगे जिसका योग 7 होता है वो क्या होता है, सामान्य होता है। और यहाँ पर 7 नहीं होता है वो मानक होता है। ठीक है, यानी कि जिसका आपस की 2 फलों का योग अगर 7 नहीं हुआ वो मानक होगा, अगर 7 योग हो गया तो वो होगा सामान्य। ठीक है, वो कौन सा होगा, सामान्य होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम पासों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इनमें आपस की 2 फलों का योग कहीं से 7 हो रहा है क्या, तो आप कहोगे कहीं से भी हमारे पास यहाँ पर 7 नहीं हो रहा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी 7 नहीं हुआ, इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर इधर जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 9 हुआ, इधर जोड़ेंगे तो 11, इधर जोड़ेंगे तो 8। यानी दोनों में यहाँ पर 7 नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोनों में 7 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक मानक पासा है। ठीक है, अब मानक पासा हम क्या करते हैं, मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत बताते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उस संख्या में हम क्या करते हैं, यानी कि उस संख्या को हम 7 में से घटा लेते हैं। ठीक है, तो मान लो मानक पासा में किसी संख्या का विपरीत बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर मान लो किसका हमें 3 का पूछा तो हम यहाँ पर 3 का बता रहे हैं, तो 3 को क्या करेंगे, 7 में से घटा लेंगे। तो जब हम 3 को 7 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 3 का विपरीत क्या निकला, 4। तो 4 ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लो इसी में 2 का विपरीत बताना है तो आपको क्या करना है, 7 में से 2 को घटा लेना है। तो जब हम 7 में से 2 को घटा लेंगे, ठीक है, 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। मतलब यानी कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मानक पासे में आपको क्या करना है, जब भी किसी का विपरीत बताना है तो वहाँ पर आपको 7 में से घटा लेना है। अगर सामान्य हुआ तो आपको हमेशा जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आपको संभावना होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि वर्ष 2024 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये कैलेंडर का प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ, बाकी मैं आपको जो कोड यूज़ करते हैं अपन वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला मैं करा कि वर्ष 2024 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान बताना, हमें यहाँ पर पी का मान बताना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 2024 को समझिए, जो 2024 है, ठीक है, ये क्या है, तो आप कहोगे ये एक लीप वर्ष है। क्या है, ये लीप वर्ष है। और आपको पता है लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, क्योंकि 52 सप्ताह तो होता है। ठीक है, 52 सप्ताह तो होता है प्लस 2 दिन भी होते हैं। ठीक है, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, तो पी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, पी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मान लो 2023 दिया जाता है, अगर 2023 दिया होता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या होगा, तो फिर आपका यहाँ पर जवाब होगा 1। क्या होगा, 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष में 2 बढ़ते हैं और सामान्य में 1 दिन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीप वर्ष दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा, ये पर हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगा, कोई सी भी टाइप आपको रिपीट नहीं मिलेगी, हर प्रश्न आपको अलग टाइप से देखने को मिलेगा ताकि आपकी सारी टाइप रिविजन हो जाए। ठीक है,
यानी कि सारी टाइप के प्रश्न आप सीख सको। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि आज यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा वो हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें 64वां दिन निकालना, तो आपको पता है 64 में क्या करना है, 7 से भाग दे देना। क्यों 7 से भाग देना, क्योंकि हर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 से काट लेंगे, तो 7 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आपको हो गए 7 नाम 63, ठीक है। शेष कितना बचा, तो आपको हो गए एक शेष बचा, एक शेष बचा। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर होगा कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मंगलवार में जोड़ देंगे। तो मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे तो आपको पता क्या हो जाएगा, तो आपको हो गए वेडनेसडे, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे मतलब बुधवार होगा। तो बुधवार ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कर कि भारत पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, उसकी घड़ी में 2 बजे हैं, घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न घड़ी का है, लेकिन हमें यहाँ पर दिशा भी पता होना चाहिए। अब देखिए घड़ी के भी बहुत सारे टाइप है, मैं हर टाइप करवाऊंगा क्योंकि कल के प्रैक्टिस सेट में आपको पता है दूसरी टाइप थी जो कि घंटे और सुई की डिग्री, जो कितना डिग्री का कोण बनता है वो थी। आज की दूसरी टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर करा कि भारत पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था। नहीं, यहाँ पर देखिए पहले दिशा को समझिए, एक हमारे ये प्लस का चिन्ह बना रहे, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह बना रहे, ये हमारी दिशा है। तो ऊपर क्या होता है, तो आपको हो गया उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, यानी कि नीचे दक्षिण होता है, और राइट में पूर्व होता है, और लेफ्ट में, ठीक है, राइट में क्या होगा, तो आपको हो गया राइट में पूर्व, ठीक है, और लेफ्ट में पश्चिम। ये हमारा पश्चिम है, ठीक है। अब ये पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब ये इधर की ओर देख रहा है, ठीक है, इधर की ओर देख रहा है। अब देखिए उसकी घड़ी में 2 बजे हैं, उसकी घड़ी में क्या है, 2 बजे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए अगर ये इधर की ओर खड़ा, मतलब मैं यहाँ पर घड़ी बनाता हूँ, ठीक है, ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसकी घड़ी में 2 बजे, मतलब ये घड़ी है। अब 2 बजे तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जब अगर हम देखिए मान लो अगर हम इधर घूम के टाइम देखेंगे तो हमेशा हम क्या करते हैं, 12 जो हमारे सामने होता है, इसका मतलब ये कि 12 यहाँ पर रहेगा, 12 वाला, उसके बाद ठीक है। तो 12 अगर यहाँ पर है तो 1 2 यहाँ पर रहेगा, उसके बाद इधर 11 होगा, यहाँ पर 10 होगा, वैसे यहाँ पर 6 होगा, इधर 3 होगा, ये घड़ी है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 2 बजी थी, कितनी 2 बजी थी, मतलब यानी घंटे की ये कि ये यहाँ पर घंटे वाली सुई इधर होगी, और यहाँ पर 12 बजे मतलब ये मिनट वाले है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पूछा कि घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो घंटे वाली सुई यहाँ पर आपको किस दिशा की ओर दिखाई दे रही, तो यहाँ की जो बीच की दिशा है, ठीक है, ये कौन सी, तो आपको हो गया उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम की ओर इंगित करेगी। तो ऑप्शन में देखेंगे उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आप उत्तर की ओर खड़े रहते हैं तो आपको पता है फिर आपकी घड़ी किधर इंगित करते, इधर करते, क्योंकि तब 12 ऊपर की ओर रहता है, ठीक है। तो जिस भी दिशा में आप खड़े हो उसी दिशा के सामने आपको यहाँ पर 12 बजती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि CJHQ और W ने एक चुनाव लड़ा है और उसमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। H को J से अधिक लेकिन W से कम मत प्राप्त हुए। W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए, तो C को सबसे कम मत प्राप्त हुए। तो निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रैंकिंग वाला प्रश्न है, ठीक है। कौन सा है, रैंकिंग वाला। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, जब भी आपको यहाँ पर देखिए कोई किसी का वजन हो या कम ज़्यादा का प्रश्न आए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि CJHQ और W ने एक चुनाव लड़ा है, ठीक है, एक चुनाव लड़ा है और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो आपको होगा यहाँ पर हमें H को जैसे अधिक मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो H है, H को जैसे अधिक मिला है मतलब अधिक, H को जैसे अधिक मतलब यहाँ पर हम देखेंगे ये H है, ठीक है। H को J से अधिक, तो ये H बड़ा है और J से अधिक तो हम यहाँ पर J को नीचे ले लेंगे, ठीक है, ये J है। यानी H को J से अधिक मिला तो यहाँ पर ऊपर मतलब बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो लेकिन W से कम प्राप्त, यानी H को J से तो अधिक लेकिन W से कम, मतलब W इससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो W कम और ऊपर लेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो W से कम मत प्राप्त हुए और W को केवल एक व्यक्ति से कम मतलब कम मत प्राप्त हुए, ठीक है, एक व्यक्ति से कम। इसका मतलब ये कि W से भी कोई ज़्यादा एक लिया होगा, तो वो कौन है, तो आप कहोगे मान लो यहाँ पर हमें अभी कहानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि C को सबसे कम मत प्राप्त हो, ये मतलब C को सबसे कम, इसका मतलब ये कि C यहाँ पे हो जाएगा और एक व्यक्ति W से ज़्यादा, मतलब अब कौन बचा, तो हमारे पास Q बचा, तो Q यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा Q हो जाएगा, तो ये हमारा Q होगा। अब देखिए एक बार प्रश्न को वापस से पढ़िए। CJHQ W ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से
प्रत्येक को अलग अलग मत संख्या मतलब संख्या मिले, ठीक है, मत मिले। उसमें से कह रहा है कि एच को जे से अधिक, क्या आपको यहाँ पर एच को जे से अधिक दिखाई दे रहा है? तो हाँ, यहाँ पर एच जे से अधिक दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे प्रश्न कर कि लेकिन W से कम, एच को जे से अधिक लेकिन W से कम है, यहाँ पर W से कम भी दिखाई दे रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए W को केवल एक व्यक्ति से अधिक, हाँ तो यहाँ पर W को केवल एक व्यक्ति से कम मिला, हाँ ठीक है, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति से कम है तो ये भी सही है। फिर आगे देखेंगे C को सबसे कम मत प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर C भी सबसे कम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, C सबसे कम है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, तो निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, तो वो है Q को हुए। किसको हुए? Q को हुए। तो ऑप्शन में देखिए Q कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको कम ज़्यादा वजन हो या कुछ भी हाइट का हो या फिर मत का हो, तो आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, ए जेड का पिता है और बी ए की माँ है, तो एक्स का ए से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और रक्त संबंध के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा सा बेसिक से समझिए। जैसे सबसे पहले मान लो ये आप खुद हो, ठीक है, ये आप खुद हो, और जब आप खुद हो, ठीक है, अगर प्रश्न में कहा कि आपसे कोई बड़ा कहा, आपसे कोई बड़ा यानी कि आपका पिता का, तो आपका पिता को आप क्या करना है, ऊपर लिखना है क्योंकि वो आपसे बड़ा है। उसके बाद क्योंकि जनरेशन, यहाँ पर जनरेशन काम करते, क्योंकि जहाँ आप जनरेशन में हो और आपका पिता का मतलब वो तो आपसे बड़ी जनरेशन का है, तो इसका मतलब उसको ऊपर लिखना है। फिर अगर आपका भाई का तो आपको आपकी जनरेशन का है तो आपको आपके साथ लिखना है, अगर आपकी बहन का तो उसको भी आपके साथ में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको बेटा का, आपका बेटा का तो उसको आपको नीचे लिखना है क्योंकि वो आपकी छोटी जनरेशन का है। अगर आपकी दादी या दादा का तो फिर आपको उसके पापा से भी ऊपर लिखना है, ठीक है, ये तरीका याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रश्न करा कि यदि एक्स वाई की बहन है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है, तो यहाँ पर देखिए एक्स जो क्या है वाई की बहन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई की बहन को बना लेते हैं। अब एक्स वाई की बहन है मतलब इसको माइनस लगा लेते हैं, माइनस मतलब लड़की, ठीक है, यानी कि ये क्या है, महिला है, और जहाँ प्लस लगाएंगे वो पुरुष हो जाएगा। तो एक्स वाई की बहन है तो हमने यहाँ पर एक्स वाई की बहन बना लिया। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे तो जेड वाई की माँ है, जेड क्या है, तो जेड वाई की माँ है, वाई की माँ है मतलब कौन है, जेड, तो वाई को जहाँ पर जेड को कहाँ पर लिखेंगे, तो आप कहोगे वाई की माँ है मतलब ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो जो जेड है वो वाई की माँ है तो हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम जेड को लिखेंगे और क्या है, माँ है, तो ये भी एक महिला है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद अब आगे प्रश्न क्या है कि ए जेड का पिता है, ए जो क्या है वो जेड का पिता है, ठीक है, तो यहाँ पर ए को और ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये जेड का पिता ए है तो ए को हम और ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब पिता है तो यहाँ पर ये क्या है, पुरुष है, तो हम प्लस लगा लेते हैं। अब उसके बाद अब आगे प्रश्न करेगी और बी ए की माँ है, अब बी क्या है, तो बी ए की माँ है, ठीक है, ए की माँ कौन है, तो आप कहोगे बी है, तो बी को हम कहाँ लिखेंगे, तो ए से भी ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये इसकी माँ है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, तो बी जो ए की माँ है तो यहाँ पर बी को और ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो बी क्या है, तो बी ए की माँ है, तो यहाँ पर हम महिला है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है, बी ए की माँ है। अब देखिए अब प्रश्न करें कि तो एक्स का ए से क्या संबंध है, यहाँ पर आप गलती कर देते हैं, ठीक है, आप इतना सब कुछ करने के बाद भी आप यहाँ पर क्या करते हैं, रिलेशन बताने में गलती करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स का ए से क्या संबंध है, तो मैं बताया था कि जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है, तो सी हमारे यहाँ पर ए के बाद लगा है, ठीक है, यानी ए का एक्स से क्या लगेगा हमें ये बताना है। तो आप कहोगे ए का एक्स से क्या लगेगा, तो यहाँ पर ए का एक्स से क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए मान लो एक्स तुम खुद हो, ठीक है, तुम एक्स हो, एक्स तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पर देखिए ये अगर ये तुम्हारा वाई कौन है, तो भाई या बहन है। अब देखिए यहाँ से देखिए ऊपर देखिए ये कौन है, तो आप कहोगे ये हमारी माँ है, जेड क्या है, माँ है, और ये माँ का पिता है, ए कौन है, अपनी माँ का पिता है, ठीक है। तो अपनी माँ का पिता का अपन क्या लगेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए, अब ऑप्शन में कह रहा है कि माँ की बहन, क्या अपन अब यहाँ पर देखिए ए का एक्स से क्या लगेगा, तो ए का एक्स से क्या, ए का एक्स से क्या माँ की बहन लगेगा क्या, तो नहीं, ये तो गलत है। उसके बाद क्या पिता की माँ लगेगा, तो ये भी गलत है। क्या बेटी लगेगी, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो जो एक्स है ये क्या लगेगा, तो बेटी की बेटी लगे है, ठीक है। एक्स कौन है, तो ये इसकी ए की बेटी है, ठीक है, ए की बेटी जेड है और इसकी बेटी एक्स है, तो ये बेटी की बेटी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि रिया अपने घर से स्कूल के लिए पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है, किमी मतलब किलोमीटर चलती है, और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है और स्कूल पहुंच जाती है। तो बताइए घर और स्कूल की दूरी क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि बताइए घर और स्कूल की दूरी क्या है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर दिशा और दूरी का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है दिशा कैसी होती है, तो कुछ इस टाइप से होती है, ये हमारी दिशा है, ठीक है।
ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, ये हमारी दिशाएं। अब देखिए प्रश्न करा कि रिया अपने घर से स्कूल के लिए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से रिया चलना शुरू करा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या करा, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। तो यहाँ से मान लो चली तो पूर्व किधर है, इधर है। तो यहाँ से चलना शुरू करा तो पूर्व की ओर इधर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमने 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलाया। उसके बाद आगे कह रहा कि दाएं मुड़कर 4 किमी चलती है, यानी कि 4 किलोमीटर चलती है। जब रिया यहाँ से चली तो यहाँ पर पहुंची और यहाँ से दाएं मुड़ी, तो इसका दायां किधर होगा, तो आप कहोगे नीचे होगा। और नीचे कितना चली, तो आप कहोगे 4 किलोमीटर चली है, ठीक है। नीचे कितना चली, 4 चली है, और स्कूल पहुंच जाती है, ठीक है, यानी यहाँ पर ये स्कूल पहुंच गई, ठीक है, स्कूल पहुंच गई। अब कह रहा है कि तो बताइए घर और स्कूल की दूरी क्या है। तो देखिए हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि ये वाली दूरी क्या है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, ये वाली दूरी, ना कि हमें यहाँ पर कुल पूछा है और कितनी चली ये भी नहीं पूछा है। हमें यहाँ पर एरिया की घर और स्कूल की दूरी पूछा है। तो जब भी हम क्या करते हैं, ये वाली दूरी निकालते तो हम क्या करते हैं, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके हम क्या करते हैं, जो संख्या आती है वो किसका वर्ग है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या करते हैं, हम कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर लेंगे और इधर 4 का वर्ग कर लेंगे। तो 3 का वर्ग आपको पता है कितना हुआ, 9, और 4 का वर्ग 16। तो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। और जो 25 किसका वर्ग है, क्योंकि ये रूट है, ठीक है, 25 किसका वर्ग है, तो आपको ये 5 का वर्ग है। किसका है, 5 का वर्ग है, तो 5 किलोमीटर होगा। ये दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि 4 बराबर 64, 3 बराबर 27 और 2 बराबर 8, तो 11 बराबर क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, सबसे पहले आपको पता है जब भी हमें लेटर का कोड लेटर दिया जाता है, जब भी हमें यहाँ पर लेटर का कोड जब भी हमें यहाँ पर लेटर का कोड संख्या दी जाती है, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या करते हैं, उन लेटर को हम संख्या में बदल के देखते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो हम ये लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए एप देखेंगे तो एप ABCD में 6 नंबर पे आता है। ओ की बात करेंगे तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। यहाँ पर यू की बात करेंगे तो यू हमारा 21 नंबर पे आता है, और आर की बात करेंगे तो 18 नंबर पे आता है। अगर हम इनको सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको बताए 6 15 कितना होंगे, 21, और 21 और 21 देखिए 21 और 21 कितने हो जाएंगे, 42। कितने होंगे, 42, और 42 में 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर 10 का शून्य, हासिल का 1 और 6 और मतलब यहाँ पर तो 60 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, 64 दिया है। तो इस तरीके से तो आ नहीं रहा। तो फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते, देखिए अगर हम इसको लेटर को गिनते हैं तो गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितने 4 है, ठीक है। और यहाँ पर 64 लिखा, मतलब यहाँ पर 4 का घन कर दिया है। अगर सेम तरीके से यहाँ पर भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से 5 का घन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 27 दिया है, तो ये भी तरीका नहीं लग रहा है। तो फिर यहाँ पर देखिए अगर आप इस शब्द को पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 4 का मतलब 4, ठीक है, और यहाँ पर 4 का घन कर दिया है, और 4 का घन यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से इसे देखेंगे तो ये 3 है, ठीक है। तो 3 का भी यहाँ पर क्या करेगा, घन करेंगे तो 3 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 3 का घन 27, और 27 भी यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से 2 का देखते हैं तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, और 2 मतलब 2, और 2 का भी घन करेंगे तो 2 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 2 का घन 8, और यहाँ पर 8 भी दिया है। मतलब जो लिखा है उसी का हमें क्या करना है, घन करना है, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है, 11, और 11 का हम क्या करेंगे, सेम तरीके से घन कर देंगे। तो 11 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 13 31, 1300 कितना होता है, 31 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 1331 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आसान सा प्रश्न भी कठिन दिखने लगता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक बाद 3 के गुणज है, ठीक है। हमें यहाँ पर संख्या दी है, जो संख्या हमें यहाँ पर दी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद 3 के गुणज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी संख्या जो 3 के पहाड़े में आ रही, लेकिन सम संख्या के ठीक बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 13 को देखेंगे तो ये हमारी सम संख्या नहीं ले। उसके बाद अगर हम 10 को देखेंगे तो ये हमारी सम संख्या तो है, लेकिन सम संख्या के बाद यहाँ पर 3 का गुणज नहीं है, ठीक है, ये हमारा 3 का गुणज नहीं है। फिर आगे देखेंगे तो 25 हमारी सम संख्या नहीं है, ठीक है। फिर और आगे देखेंगे तो 58 हमारी सम संख्या है, और 58 के बाद अगर हम अगली संख्या 3 का गुणज देखेंगे तो हाँ ये 3 का गुणज है, ठीक है। जो 63 ये 3 के गुणज है, मतलब 3 के पहाड़े में आ जाती है, 3 से कट जाती है, तो ये है, ठीक है। उसके बाद और हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो 63 तो हमारी कौन सी 3 का गुणज है, लेकिन सम नहीं है, तो यहाँ पर 94 को देखेंगे। अब 94 को देखेंगे तो 94 हमारी सम संख्या तो है, लेकिन इसके बाद अगली हमारी 3 का गुणज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो केवल हमें यहाँ पर एक ही संख्या मिली, वो क्या मिली, 63। तो कितनी मिली, 1 मिली। तो ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि Q का अर्थ प्लस और J का अर्थ गुणा और T का अर्थ माइनस और K का अर्थ भागित तो निम्न का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमें यहाँ पर समीकरण दिए इनमें हमें यहाँ पर लेटर दिए, तो इन लेटर की जगह हमें क्या करना है, चिन्हों को रख के क्या करना है, बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 52 को लिख लेते, तो ये हमने मान लो 52 को लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिला, K मिला, तो K की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो K का मान दिया है उसको रख लेंगे। तो यहाँ पर K का अर्थ क्या दिया है, तो आपको के भागित दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित को रखेंगे और अगली संख्या 4 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर Q दिया है और Q का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, प्लस का है, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह रखेंगे और अगली संख्या 6 को वापस से लिख लेंगे। फिर हमें अगला J दिया है। ठीक है, और J का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, गुणा का है, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 12 को वापस से लिखेंगे। उसके बाद अगला हमें यहाँ पर T दिया है और T का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो T का अर्थ हमें यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लगा के अगली संख्या 8 को लिख लेंगे और बोर्ड मास रूल पे अब हम क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए बोर्ड मास रूल पे सोल्व करते तो आपको पता है सबसे पहले हम भाग देते, फिर गुणा करते, फिर प्लस माइनस, अगर कोष्टक हो तो कोष्टक को भी सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जा रहा है, तो आप कहोगे 4 एकम 4, एक बचा 4 3 12, यानी कि 13 चौक 52, तो 13 बार में गया। उसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सीधे गुणा भी कर लेंगे। ठीक है, तो बारचिंग कितने होते हैं, तो आपको बारचिंग होते हैं 72, कितने होते हैं, बारचिंग 72 होते हैं, और -8 यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, -8 हम ऊपर से उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो आपको पता है 1 और 7 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 3 कितने होंगे, 5। यहाँ पर कितना हो रहा है, 85 हो रहा है, कितना हो रहा है, 85 हो रहा है। प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, ऊपर से -8 को उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 85 में से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, तो आपको पता है बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 77, कितना होगा 77, 77। तो ऑप्शन में देखिए 77 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करें, यानी हमारे पास यहाँ पर 4 नाम दिए हैं। ठीक है, इनमें से हमें यहाँ पर समानता ज्ञात करना है। अब समानता मतलब ये है कि चारों की समानता क्या है, तो ये हम ऑप्शन से निकालेंगे। अब आपको यहाँ पर पता है कि गिद्ध क्या होता है, पतंग क्या होती है, चमगादड़ क्या है, चमगादड़ क्या है, फिर उल्लू क्या है, आप तो सभी के बारे में जानते हो। अब हमें यहाँ पर समानता कहा है, हमें यहाँ पर कोई अलग नहीं बताना है, असंगत नहीं बताना है, हमें यहाँ पर समानता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन ए में देखेंगे तो ऑप्शन ए करा कि ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी है। क्या आपको पता है, हाँ ठीक है, पतंग को हम रात में या दिन में उड़ा सकते हैं, ये उड़ने वाला है। क्या गिद्ध रात में उड़ता है क्या, नहीं, ये तो दिन में भी उड़ सकता है। चमगादड़ भी ठीक है, दिन में भी उड़ता है, उल्लू भी दिन में उड़ता है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे को देखेंगे, ऑप्शन बी कह रहा है कि ये सभी स्तनधारी है, तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पर पतंग भी है, तो सभी स्तनधारी नहीं है, क्योंकि पतंग हमारी कोई ऐसी स्तनधारी या कोई जंतु नहीं है, तो इसीलिए पक्षी भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम ऑप्शन सी को देखेंगे, तो ये सभी उड़ सकते हैं, हाँ ये बात सही कि ये सभी उड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पर सही कह रहा है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो कोई समानता नहीं है, तो ये तो गलत भाई, समानता तो है, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, तो सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए चित्र में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और कवि नहीं है लेकिन केवल अध्यापक है। ठीक है, इस चित्र को हमें अध्ययन करना है और यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने व्यक्ति जो कलाकार और कवि नहीं है लेकिन केवल अध्यापक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमें यहाँ पर वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है, वर्ग टाइप का, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो वो है कवि है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हमें त्रिभुज प्रकार का दिखाई दे रहा है आकार का, इसमें जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी क्या है, तो आप कहोगे इसमें जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी क्या है, तो वो है कलाकार है। ठीक है, वो सभी की सभी अपने आप में कलाकार है, तो हमें यहाँ पर ना तो कवि को लेना है और ना ही हमें यहाँ पर कलाकार को लेना है। ठीक है, दोनों को लेना ही नहीं है। तो इसके अंदर जैसे 8 को भी हटा लेंगे, 6 को भी, 9 को भी, 16 को भी, 19 को भी, 7 को भी, 11 को भी, 5 को भी, क्योंकि ये तो इनके अंदर है और इनका हमें यहाँ पर नहीं कहा है। अब हमें यहाँ पर क्या है कि केवल अध्यापक हो, तो हमें यहाँ पर 2 संख्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 15 और हम क्या करेंगे 12 को यहाँ पर प्लस कर लेंगे, तो 15 12 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 27 होते हैं। कितने होते हैं, 27 होते हैं। तो ऑप्शन में 27 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, इस आकृति का अध्ययन करना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आकृति का अध्ययन करके सही जवाब बताना है। ठीक है, जैसा प्रश्न कहा वैसा।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष का है, यानी यहाँ पर हमारा कौन सा है, तो न्याय निगमन का है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम बना के समझना है। इसके 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न, 3 चैप्टर होते हैं। मैं तीनों करवाऊंगा ताकि आपको पता है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल में एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, कम से कम 2 तो पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन को समझेंगे। तो कथन कह रहा है कि यहाँ पर सभी वृक्ष वन है, यानी जितने भी वृक्ष है, तो वृक्ष का मैं यहाँ पर वी लेता हूँ, और जितने भी वृक्ष है, ठीक है, जितने भी वृक्ष है वो सभी की सभी क्या है, तो वो वन है। ठीक है, यानी जितने भी वृक्ष है, ठीक है, जितने भी वृक्ष सभी की सभी वन है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं वन के अंदर बना लूँगा। ठीक है, तो ये जो क्या वन है, तो यहाँ पर हम क्या करता हूँ, वन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद जितने भी वृक्ष है वो सभी की सभी क्या है, तो आपको के सभी की सभी वन है। ठीक है, वो सभी की सभी क्या है, वन है। अब यहाँ पर दूसरे को देखिए। अब यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, कि दूसरा कह रहा है कि कोई वन बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी वन बड़ा नहीं है, तो हमें बड़ा का भी डायग्राम बनाना है, ना कि हमें ये नहीं समझना कि बड़ा या छोटा, ये नहीं समझना। हमें यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी वन बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर बड़े का अलग डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा बड़े का डायग्राम बनेगा। ठीक है, यानी भी कोई भी वन बड़ा नहीं है। उसके बाद हर शब्द का डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष को समझिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। तो वृक्ष हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्या वृक्ष और बड़ा का कोई संबंध है क्या, तो नहीं है। तो ये बात तो सही है कि कोई भी वृक्ष बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई भी वृक्ष बड़ा नहीं है। तो ये बात तो सही कह रहा है। पहला निष्कर्ष तो कथन के बारे में सही कह रहा है। अब दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि सभी वृक्ष बड़े हैं। क्या आपको जितने भी वृक्ष सभी के सभी बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इनका कोई संबंध नहीं है, तो बड़े कैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए ये गलत कह रहा है और पहला वाला सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखिए केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें कथन को पढ़ना है। यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कथन आपको एक ही मिलेगा। सीधे कथन को पढ़ना है और उस कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, आपको ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि मानव और वानर के कुछ गुण समान है। यहाँ पर याद रखना, मानव और वानर के कुछ गुण समान है, ये हमें कथन कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मानव और वानर के कुछ गुण समान है। ठीक है, कथन को समझिए, मानव और वानर के कुछ गुण समान है। ठीक है, कुछ गुण समान है। तो अब निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष को देखिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होता है। कि यहाँ पर स्पष्ट हमें यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर हमें चालाक का तो कुछ कहा ही नहीं, हमें तो यहाँ पर कुछ गुण का कहा। अब कौन सा गुण कौन सा क्या है ये स्पष्ट हमें नहीं कहा है, लेकिन कुछ गुण समान है। मानव और वानर में कुछ गुण समान है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि वानर मानव की जो वानर है, ठीक है, वानर मानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, तो ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, अब हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। क्या मानव भी वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं? अगर हम रियल भाषा में कहते तो हो सकते हैं, एक संभावना बनती है, लेकिन हम यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें कथन में कहीं भी नहीं दर्शाया, क्योंकि हमें यहाँ पर कथन के अनुसार चलना है। तो ये भी हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। दोनों निष्कर्ष इसके बारे में गलत है। ठीक है, क्योंकि हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि वानर मानव की तुलना से अधिक चालाक है या फिर मानव वानर की तुलना से अधिक चालाक है, ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए दोनों गलत है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर न तो पहला और नहीं दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये हमारा कौन सा है, कथन और पूर्ण धारणाएं के। तो यहाँ पर पूर्ण धारणा मतलब धारणाएं वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कथन को समझना है और कथन को लेके यहाँ पर धारणाएं क्या है हमें ये देखना है। तो हमारा यहाँ पर कथन कह रहा है कि यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब कथन ये कह रहा है कि यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हो, यानी नहीं करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, ये कथन कह रहा है। अब इसके बारे में धारणाएं देखिए। अब धारणाएं पहली क्या कह रही है, अब पहली धारणा यहाँ पर हमें कह रही है कि लोग जुर्माना से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। अब कथन कह रहा है कि यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हो तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो जुर्माना से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं जो लोग हैं, और जुर्माना से बचने के लिए नियमों का पालन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है कि हाँ कर देंगे, क्योंकि इनको यहाँ पर क्या करना है, जुर्माना की धारणा में हमें क्या करना है, नियम सच पे चलना है। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा करा कि ट्रैफिक नियमों, यानी कि ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है।
क्या ये ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है? तो आप कहोगे ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि जो यातायात नियम है ये लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है, स्पष्ट से यहाँ पर सुरक्षा के लिए नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, पहला यहाँ पर सही जवाब होगा, दूसरा वाला क्या होगा, गलत होगा। तो पहली धारणा सही है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों से कौन से उत्तर आकृति बनाए जा सकती है। यानी मैं यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी है और इस आकृति के अंदर जो चित्र दिए इनसे कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस आकृति में देखेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे जो यहाँ पर पहली आकृति है। ठीक है, पहली आकृति हमारी यहाँ से ये बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो बन रही है। अगर हम दूसरी की बात करेंगे तो दूसरा त्रिभुज हमारा इस प्रकार का यहाँ पर भी बन रहा है। तीसरी की बात करेंगे तो तीसरा भी हमारे यहाँ से बना और चौथा हमारा यहाँ पर गोल, यानी कि सारा के सारा में ऑप्शन ए में मिल चुका है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये वाली आकृति ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, सी में भी नहीं है। अगर डी की बात करें तो ऑप्शन डी में भी हमें यहाँ पर ये वाली आकृति नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन ए है इसमें सारी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो आपको यहाँ पर चार आकृति है वो आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दी गई आकृति का जल दर्पण प्रतिबिंब चुने, यानी इस आकृति का जल दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आकृति में हमें कोई भी स्पष्ट रेखा नहीं दी और यहाँ पर हमें कहा कि जल दर्पण चुनिए। तो जल दर्पण आपको पता हम क्या करते हैं, इस प्रकार का रहता है और इसकी छाया नीचे की ओर बनती है। ठीक है, जब भी आप पानी में झाँकोगे तो आपका सिर नीचे की ओर चले जाएगा और पेन से आकृति, पैर से आकृति बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे की ओर इसकी प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, क्या करना है, नीचे की ओर बताना है। तो देखिए नीचे की ओर बताएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे सीधे इस कोने पे आ जाएगा। ठीक है, इस कोने पे आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बात तो सही कि यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आया मतलब गलत है, यहाँ पर भी ये वाला आया गलत है, यहाँ पर इधर वाला ये वाला आया तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये वाला ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और ये निशान भी ऊपर चले जाएगा तो वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है। हमें यहाँ पर घनाभ नहीं दिया है, हमें सीधे पूछा है कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर घनाभ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम घनाभ बनाते हैं तो ये हमने क्या करा, एक घनाभ बना रहा है। ठीक है, ये मैं एक घनाभ बना रहा हूँ और इस घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम घनाभ की बात करें तो आपको यहाँ पर एक घनाभ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी सीधी रेखाएं होती है, तो एक तो ये ऐसा हमारा यहाँ पर एक घनाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको एक घनाभ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमने एक घनाभ बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर एक घनाभ बना लिया। आपको यहाँ पर घनाभ बनता हुआ दिखाई दिया होगा कि ये हमने क्या करा, घनाभ बना लिया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है। ठीक है, कितनी सीधी रेखाएं होती है, तो ये हमने प्रॉपर एक घनाभ बना दिया। घनाभ ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेखा को गिनेंगे तो सीधी रेखाएं कितनी होती है, तो एक तो यहाँ पर एक ये हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई, ये हमारी तीसरी हो गई, ये हमारी चौथी हो गई, उसके बाद ये हमारी पाँचवीं हो गई, ये हमारी छठी हो गई, ये हमारी सातवीं, यहाँ से हमारी आठवीं, ये हमारी नौवीं, ये हमारी 10वीं, ये हमारी 11वीं और ये हमारी 12वीं। यानी इस घनक को बनाने के लिए कितनी सीधी रेखा की जरूरत पड़ती है, तो वो 12 की पड़ती है। तो ऑप्शन में देखिए 12 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो जो कथन में हमें लेटर दिया है और यहाँ पर हमें जो निशान दिया है, इनका मतलब देखिए कल का जो हमारा 25 नंबर का प्रश्न है वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वहाँ पर जो एन था, ठीक है, एन उससे छोटा था, लेकिन आपको मैं वहाँ पर मतलब आई से एन छोटा था, यानी कि आई छोटा था, तो मैं वहाँ पर क्या करा था, बड़ा बता दिया था। तो उस प्रश्न को आप थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर समझिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो निशान है इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये कि जिसके तरफ मुंह खुला मतलब वो उससे बड़ा। अब यहाँ पर भी इसके तरफ मुंह खुला तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में हमें रिलेशन बता करते हुए इसको सोल्व करना है। अब आपको पता है एक ऐसा भी प्रश्न आता है जिसके नीचे एक एक लाइन भी लिखी हुई रहती है, मतलब बनी हुई रहती है कुछ इस टाइप से। वो भी मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा कि उनको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हर टाइप आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते तो आपको पता है जैसे यहाँ पर पी और 2 में देखेंगे तो यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला, तो आपको क्यू के तरफ खुला है, मतलब पी से क्यू बड़ा है।
P से क्या है तो आप कहोगे P से Q बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि P से Q क्या है, बड़ा है। तो P से Q बड़ा है तो यहाँ पर हम Q को ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो ये P Q से बड़ा है, यहाँ पर Q क्या है, P से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर Q और R के देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुँह किसके तरफ खुला है, तो यहाँ पर Q के तरफ खुला है, मतलब R से बड़ा कौन हो जाएगा, तो आप कहोगे Q हो जाएगा। R से बड़ा अगर Q है मतलब R इसके बराबर में हो जाएगा, यानी कि ना बराबर इसके नीचे होगा, मतलब Q से छोटा ही है, ठीक है। इसके बराबर में है मान लो, लेकिन Q से छोटा है। उसके बाद थोड़ा R और S में देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर बराबर का है, तो बराबर का मतलब बराबर ही होगा। तो R और S तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद S और M में देखेंगे तो यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला है, तो आप कहोगे यहाँ पर M की तरफ मुंह खुला है। इसका मतलब ये है कि S से बड़ा कौन है, M है। तो यहाँ पर M को क्या करेंगे, बड़ा है तो ऊपर बनाएंगे, ठीक है, बड़ा है तो ऊपर बनाएंगे। उसके बाद और हम यहाँ पर M और N में देखेंगे तो यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला है, आपको क्या करना है, दो दो जोड़े में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके तरफ मुंह में चला है, मतलब किसके तरफ मुंह खुला है, तो आपको यहाँ पर M की तरफ मुंह खुला है। तो यहाँ पर M N से बड़ा हो जाएगा, M जगह है N से बड़ा होगा, मतलब जो N है वो भी इससे नीचे हो जाएगा, ठीक है। इससे छोटा होगा तो N हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब ये हम बराबर भी कह सकते हैं या इनसे नीचे भी हो सकता है, ठीक है, या इनसे ये नीचे भी हो सकता है या इनके बराबर भी हो सकता है। ये जो हमने यहाँ पर बनाया है ये इनके नीचे भी हो सकता है या इनके बराबर में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या बता रहा है, तो जो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला है, तो आप कहोगे इन दोनों में मुंह खुला है P की तरफ, यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो P है वो S से बड़ा है। क्या यहाँ पर P S से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर P और S तो लगभग संभावना में बराबर है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर मानेंगे तो लगभग हम यहाँ पर बराबर में मानेंगे, तो ये तो गलत है, ये P इससे बड़ा नहीं है, तो ये हमें गलत है, ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखिए, अब दूसरा कह रहा है कि R और N में देखेंगे तो मुंह किसके तरफ खुला है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा N की तरफ खुला है। क्या R से N बड़ा है क्या, तो यहाँ पर देखिए R से हमें N बड़ा दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर भी हमें R से N बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी बराबर में ही दिखाई दे रहा है। तो ये भी दोनों मतलब गलत है, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है, मतलब दोनों ही सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको यहाँ पर संभावना मिलती है, ऑप्शन में अगर आपको संभावना मिलती तो हाँ हम संभावना बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संभावना नहीं है तो दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जिसकी भी तरफ मुंह खुला वो उससे बड़ा हो जाएगा, बस आपको यहाँ पर लाइन से देखते हुए चलना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर, जो कि आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कौन सा है, तो टेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 था। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।